साथियों, देश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज देश के हालात पर अगर रोशनी डालें हम, और मीडिया बंधुओं को मैं खास तौर से, क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जो मीडिया भी देख रहा है देश भर में, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आज उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया, जो कि देश का, समाज का, स्थिति का, जो भी देश की परिस्थिति है उसका पहरेदार होता है, आज मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। बड़े बड़े घरानों के हाथों में मीडिया दिया गया है। तो मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जुडिशरी पर बार बार दबाव दिया जाता है, लेकिन जुडिशरी एक ऐसे संस्था है जिस पर लोगों का अभी भी विश्वास चल रहा है। और उसकी मिसाल आपने देखी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला जब सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हस्तक्षेप किया, तो पर्दाफाश हुआ इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारी का, कि कैसे लोगों को दबाकर जो बिजनेस हाउस हैं उनसे कैसे पैसा ऐंठा गया है। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए। ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं है। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशानियां हैं। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का हो, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं। लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती हैं। क्या कारण है कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है उनका, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार देखा है। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहाँ गए 15 लाख लोगों की जेब में? कहाँ गए सालाना 2 करोड़ रोजगार? महंगाई पर नियंत्रण कहाँ गया? लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं
कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटे, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट दे दें। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी क्यों, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो, और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल, और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो वो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूंगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला। लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींद हिल गई थी, जमीन पांव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात हुई, वो भी एक दिखावा है। वो आपने देख लिया। ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया। ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला, उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? तो साथियों, आज ये समय है, हमें पूरा विश्वास कि हरियाणा में
हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी, मजबूती से हम दावा ठोकेंगे। मैं जानती हूँ आप सवाल पूछेंगे तो कुछ बातें हैं तो वो मैं आपके सवालों के लिए छोड़ देती हूँ, उनके जवाब मैं फिर दूंगी। अभी भी बोल सकती हूँ लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपकी बात। आपका दावा कहाँ से है कि प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? आपका दावा कहाँ से है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। अब अलायंस टूटना, चेहरा बदलना, कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से किया व्यवस्था वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का। जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख दी है, अब कैसे चेहरा बदल के वो फर्क पड़ सकता है। शैलजा जी, आपने मन कहाँ से बनाया है? सीएम जहाँ भी जाते हैं तो सीएम से पहले नेक्स्ट सीएम का नाम इनॉग्रेशन पर आता है। यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है। ये केवल दिखावा है, सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएंगी, तो लोगों को क्या मालूम पड़ेगा किस लिए किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। आपका दावा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई दावा नहीं किया। नंबर 1, आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1 कोई दावा नहीं किया है मैंने। आप जानते हैं, इंदर जी बैठे, सबसे पहले मेरा, जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में, सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं मुझे। मेरा दावा नहीं, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे, वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। तो जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने जरूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया, कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है, तो हाईकमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे, कहाँ से लड़वाएंगे, ये वो फैसला। जो सर्वे हमने सिरसा में फील्ड में किए हैं, कांग्रेस जीते 10 में से 1 तो आम आदमी पार्टी के पास। हाँ, वो टेक्निकल बात थी। चलो 2 रह गई है। मैडम एक मिनट सवाल 1223 करोड़ का जो इनकम टैक्स का जो नोटिस आया है, तो इधर से खाते फ्रीज हैं सारे कांग्रेस के। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी होंगे वो कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या कैसे करेंगे, खर्चा कहाँ से आएगा, मतलब क्या रणनीति है आगे? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने कमजोर करने की जो ये कोशिश की है, लेकिन हमारे चुनाव हमेशा लोगों ने लड़े। पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले गए इनकम टैक्स द्वारा, इनकी एजेंसी द्वारा। क्योंकि कोर्ट की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पार्टी के साथ किया है, इसका जवाब लोग देंगे और हमारा चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। जो सर्वे मीडिया फिलहाल अभी सिरसा में हम लोगों ने किया है, लोगों का ये मानना है अगर शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बननी है। सिरसा की सीट कांग्रेस की जोड़ी में आनी संभव है। आप देखो, बात ये है सिरसा के लोगों का आशीर्वाद भी और अपार प्रेम मेरे पिताजी को, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को मिला, मुझे मिला,
बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा कायम रहा है। तो इसको मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है, लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला जब मैं गई, अम्बाला में मैं एकदम नई थी। ये तो पुराना हिसार जिला है, अपने घर का जिला। वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे आम। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। 2 बार मैं यहाँ से सांसद बनी, 2 बार मैं अम्बाला से सांसद बनी। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी, कि मुझे इतना प्यार मिला है। लेकिन फैसला मेरी हाईकमान करेगी। मैडम एक सवाल ये बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो एमपी है उनकी शॉपिंग हो रही है, और रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से एमपी हैं कांग्रेस की सीटिंग, उन्होंने ये कहा कि इन चुनावों के बाद दिल्ली की और पंजाब की सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था में कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी? देखो, ये हमने पहली बार नहीं देखा, कई बार तो इतिहास में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ। इंदिरा जी अकेली खड़ी रह गई थी, अकेली खड़ी थी। उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पार्टी सारी चली गई थी, हमारा दफ्तर भी चला गया था। तो हमने तो ऐसा समय देखा है। तो लोगों का आना जाना ऐसे समय में, चुनाव के समय में रहता है, अमूमन रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी ने कभी इससे कमजोरी पाई है, या लोगों की नजरों में कभी पार्टी में ऐसा कुछ उसको और ढंग से देखा गया। हमारी ताकत हमारी विचारधारा है, हमारी ताकत हमारा नेतृत्व है, और हमारी ताकत लोग हैं। तो इन चीजों को मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये चुनौती जो होती हैं, इन चुनौतियों से उभरना भी हम जानते हैं। लेकिन पिछली बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि पिछले चुनाव में 2019 में मेरा भाई अकेला लड़ा है, तो क्या कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि मेरे से नवीन जी विचार किसी बात में अलग हो सकता है वीरबान जी का अलग हो, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में आप बहुत कम देखेंगे कि चुनाव, हाँ ठीक है, ये रूसना मनाना ये भी एक हिस्सा होता है, लेकिन चुनाव हमेशा पार्टी एकमुश्त होकर लड़ती है और लड़ेगी। मैडम, एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, अगर हरियाणा में और शैलजा फिलहाल अगर एक मंच में टक्कर जाए तो बीजेपी में भारी पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी है, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। बाकी आपने गुटों की बात की है, अब उसको चाहे गुट कहेंगे या सबका अपना अपना आप समझेंगे कि इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सब बातें हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं काम। पीछे हमने अपनी यात्रा की, आपने देखा उसका कितना बढ़िया नतीजा, लोग पार्टी के साथ जुड़े और लोगों ने पूरा साथ दिया। और मैं समझती हूँ कि जो हमने यात्रा की उसका भी असर पड़ा है हरियाणा में। जिस तरह से लोग 5-5, 6-6 घंटा कड़ाके की ठंड में रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे तक हमें खड़े मिले, तो ये पार्टी के प्रति तो उनका लगाव था। तो पार्टी मजबूत हुई है, आगे मजबूती से ये चुनाव लड़ा जाए। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? 10 की 10 सीटों। नो सॉरी, द अलायंस है 10 का। लेकिन आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, 100 नंबर अध्यक्ष बने थे, उस समय अध्यक्ष नहीं थे, जिला अध्यक्ष तक नहीं थे, और आज तक अभी तक कोई आपके जिला अध्यक्ष तक नहीं है, संगठन नहीं बन पाया है। बीजेपी कहती है हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, तो किस तरीके से आप ये फाइट करेंगे? देखो, सबकी अपनी अपनी बात है। कांग्रेस पार्टी कभी काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन बनकर रही है हमेशा से। तो ये बात जहां मैं मानती हूँ, और मैंने खुद भी माना जब मैं अध्यक्ष थी, कि ये मेरी एक
मेरे मलाल रहा मन में कि हम संगठन नहीं बना पाए। और मैं समझती हूँ कि हमारे साथी जो जमीन पर काम करते हैं, ये उनका हक भी होता है, उनकी पहचान होती है और पार्टी में मजबूती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि कोई फर्क, लेकिन हमारी मजबूती हमारा वर्कर है और जनता में हमारा संदेश है, हमारे नेतृत्व का संदेश, हमारी विचारधारा। तो हमारे सभी लोग जमीन पर काम करते हैं, वो ओहदे के मोहताज नहीं हैं। जमीन पर सब लोग कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। संगठन होता वो एक अलग बात थी, बिल्कुल, लेकिन उसके बिना भी हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक तंवर। देखो, चुनाव में जो भी चुनाव में उतरता है वो जीतने के लिए ही उतरता है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन चुनाव तो जनता जिताती है, चुनाव पार्टी के लोगों का मन। तो अब लोगों का मन क्या है, यहाँ की जनता, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और कैंडिडेट के बारे में मैंने आज तक भी कभी अपने ओपोनेंट के बारे में कभी मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है और ना मैं करूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि शैलजा और रवनीत चुनाव लड़े तो हम साथ तो कोई भी लड़ेगा, सब साथ हैं, हम भी साथ हैं। ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, एक प्रक्रिया है हमारी। पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो बैठ रही है, कई बार बैठ चुके, अभी फिर है 1-2 दिन में मीटिंग, और उसके बाद हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वहां पर जाएगा मामला। हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में मामला होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मैडम, आप जैसे बार-बार हाईकमान का नाम ले रहे हैं, हाईकमान अगर कहेंगे आप बड़ी गांधी परिवार में आपकी अच्छी संबंध है, तो आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? आपका जैसे आपने कहा विधानसभा लड़ने की, अगर लोकसभा में होगी तो आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? देखो, अगर लोकसभा का आदेश होगा तो लोकसभा, मेरा तो दिल पार्टी में है, जो कहेंगे करेंगे। देखो, ये तो जब आप किसी माँ बाप से बच्चे के बारे में पूछते हो कि कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, ऐसा तो होता नहीं। बाकी देखो, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुद्दे बिल्कुल, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आज के दिन बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा, जो बेरोजगारी, देश के युवाओं के साथ, हमारी पीढ़ी के साथ धोखा हुआ है। किसान है, उसके साथ धोखा हुआ है। एमएसपी का कहा कि हम आपको कानूनी दर्जा एमएसपी को देंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के साथ, जो गरीब से गरीब है, हमारा दलित है, उनके साथ धोखा हुआ है। बच्चों को वजीफे तक नहीं मिलते, सबके साथ धोखा। बैकवर्ड की ये बात करते हैं, क्यों नहीं कास्ट सेंसस की बात करते? आपने बैकवर्ड को क्या दिया है? क्रीमी लेयर आप बीच में ले आए, तो बैकवर्ड के साथ भी आपने इंसाफ नहीं किया है। मिडिल क्लास के साथ वो बताइए। कानून व्यवस्था की आज धज्जियां उड़ रही हैं, उसके बारे में बोलिए। स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे। लोग कहते हैं जी हमारे काम नहीं होते, भ्रष्टाचार व्यापक है, बहुत से मुद्दे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। अभी आपने सबसे बड़ा घोटाला देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र में इतना बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसा हुआ होगा किसी देश में, किसी लोकतंत्र में। मुद्दे बहुत हैं, महंगाई, मैंने कहा, बातें हैं। मुद्दों को जो लोगों को छूती है, उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं,
ये सब मुद्दे हम लेकर लोगों के बीच में जाएं। आखिरी सवाल मैडम, हिंसा के जो कार्यकर्ता है वो आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ तक है, या आप आज आए हो तो याद करके जाओगे कि संसदीय चुनाव लड़ेंगे? मैं कौन होती हूँ अनाउंस करने वाली, और जैसा मैंने कहा लोगों का प्यार बहुत मिला है,